सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 66 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। 68 घंटे गुजर गए थे। बड़े सगीर में मौजूद लोगों की तरह हम भी इस वाकया के साथ मुसलसल जुड़े रहे थे। पूरी तवज्जो उसी दहशत गर्दी की वारदात पर थी। इस सारे वाकया में 166 से जायद बेगुनाह लोग मारे गए, जबकि 350 के करीब लोग जख्मी हो गए थे। उनमें 22 गैर मुल्की मारे गए। वो 22 गैर मुल्की कौन थे? जगजीत भुरभुरे की बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ गई? उसे किसने उस तरफ धकेला? क्या भारतीय इंटेलिजेंस और नेवी की खुफिया इस कदर नालायक साबित हुई कि उन्हें इन हमलों का एहसास तक न हुआ? 10 बंदे उनके मुल्क में आसानी से दाखिल हुए, किसी ने उनसे पूछा तक नहीं। वो अपनी नाअहली के बाइस ला इल्म थे या उनकी मिली भगत थी? अभी हमला हुआ ही था, ताजमहल में लोग महसूर थे, हर तरफ अफरा तफरी थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन भारतीय मीडिया ये बकने लगा था कि पाकिस्तान के किन किन शहरों पर हमला कर देना चाहिए। इस दौरान मुजाहिदीन नामी नामालूम तंजीम ने हमलों की जिम्मेदारी भी ले ली और ईमेल के जरिए ये जिम्मेदारी कबूल की। ये ईमेल किसे भेजी गई? वही बंदा क्यों पकड़ा गया जिसने जगजीत भुरभुरे को कत्ल किया? वो वहां से निकलकर किधर जा रहे थे? वो जिंदा गिरफ्तार होने वाला दहशतगर्द 3 बरस पहले नेपाल में गिरफ्तार किया गया था, वही जिंदा क्यों बचा जिसने भुरभुरे को मारा? ताजमहल के बाहर पुलिस और कुछ लोग इस तरह लोगों की मदद कर रहे थे जैसे वो हलाकतें बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे अहम सवाल कि जगजीत भुरभुरे को कामा अस्पताल की तरफ किसने धकेला और वायरलेस पर ऐसा पैगाम क्यों दिया गया था? एक ही जगह 3 ऑफिसर किस तरह जमा हो गए थे? किसने उन्हें वहां जाने का हुक्म दिया था? ये और ऐसे बहुत से सवालों का तसलसल था जिसकी समझ उसे आ सकती है जिसे हिंदुत्व की तंजीमों के बारे में जरा सा भी पता हो। ये भारत का घटिया और फ्लॉप ड्रामा था। अगर पाकिस्तानी हुकूमत इसी वक्त होश से काम लेती तो हमले की पहली रात ही भारत के कपड़े उतार कर उसके मीडिया के मुंह पर दे मारते। मगर अफसोस कि ऐसा ना हो सका। इन 68 घंटों की कार्रवाई ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। हर नई सोच के साथ एक ऐसा सवाल पैदा होता कि मैं अपने अंदर से हिल जाता। जदीद टेक्नोलॉजी जहां हर राज खोल रही है, वहां दरिंदगी किस हद तक बढ़ती जा रही है, ये सोचा भी नहीं जा सकता। ये सब क्यों? एक ही सोच ही है ना, जिसे नजरिया बना लिया जाता है और फिर उसकी आबियारी इंसानी खून के साथ की जाती है। मैं अपने कमरे में पड़ा सोचता रहा। फिर उस शाम मैंने दो अहम फैसले किए। एक ये कि पाकिस्तानी सियासत में उन लोगों का कला कमा करना जो किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते, और दूसरा, जख्म जख्म पाकिस्तान की सियासी निज़ाम को अवामी बनाना। डिनर के बाद कराची और लाहौर के लोग ऑनलाइन हो गए। जिस तरह पिछले 2 दिनों से रात के वक्त बैठकर इन हालिया वाकयात पर तबसरा आराई होती थी, मैंने उन सबको अपना फैसला सुना दिया। जमाल, तुम्हारे ये फैसले सर आंखों पर ये होने चाहिए, लेकिन ये अभी फौरी नौयत के नहीं हैं। हमें अभी उस तरफ तवज्जो देनी होगी कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, उनका सद्देबाब कैसे किया जाए। अकबर अली इंटेलिजेंट ने अपनी राय दी। अगर हम इसमें पड़ गए तो जो एक नया जहान जमाल चाहता है वो नहीं बना पाएंगे। जोया एकदम से बोली। मतलब दोनों काम एक साथ करने होंगे? जुनेद ने कहा। जाहिर है इब्तदा तो ऐसे ही होगी। ये सियासतदानों की इतनी गलाजत है कि इसे समेटते समेटते उम्र गुजर जाएगी। अली नवाज ने अपनी भड़ास निकाली। तो फिर डन हो गया, अकबर अली ने हाथ उठाते हुए कहा। क्या? मैंने पूछा। वो लोग जो हमारे नए जहान में रुकावट होंगे उन्हें दूर करेंगे, और बस। उसने वजाहत की। इसके लिए ताकत चाहिए, दौलत की हमारे पास कमी नहीं। अफरादी कुवत इकट्ठा कर रहे हैं, असला जितना चाहे मिल सकता है। अकबर ने कहा। चलो फिर यहीं से शुरुआत करते हैं, मैंने कहा। तो हमारे दरमियान बहस छिड़ गई। हमने तय कर लिया कि किसने क्या करना है। कल की शाम से हम अपना काम शुरू कर देंगे, किसी इंतजार की जरूरत नहीं। हमारा मसला वही है जो गुलाम का होता है।
ہم آزاد ملک میں آزاد شہری ہوتے ہوئے بھی غلام ہیں۔ ایک سکھ اس ملک میں دہشت گرد اور ملک دشمن ہی سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف وہ ہندو ذہنیت ہے جو اپنے سوا کسی کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی، اور ہمارے گرو مہاراج سچے بادشاہ نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہی ہے کہ سچا سکھ مرد تو سکتا ہے لیکن غلام نہیں ہو سکتا۔ بانیوں میں یہی لکھا ہے، ہم جدوجہد کریں گے۔ جسپال نے پورے جوش سے کہا اور سب کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے رونیت، بانیتا، گرلین اور اروند بیٹھے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی اپنے دھرم کے نام لگا دی ہے جسپال، یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ رونیت نے گرلین کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اروند، اگر تم یہاں رہو یا کینیڈا، تمہارے لیے ایک ہی بات ہے۔ اگر میں تم تینوں کو وہاں بھیج دوں تو کیا تم محفوظ نہیں ہو جاؤ گے اور ہماری مدد؟ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ہم وہاں زیادہ محفوظ ہوں گے اور زیادہ کام آ سکیں گے، اس نے کہا۔ تو پھر تیاری کرو۔ یہ بانیتا کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے جانے کا بندوبست کر دے۔ وہاں تم میرے پاس ہی رہو گے۔ بانیتا اور میں یہاں اپنی طاقت بنائیں گے، جو جیسی بھی بنی، جسپال نے کہا۔ ہو گیا سمجھو، ابھی امرتسر کے لیے نکلو۔ بانیتا نے ساری بات سمجھتے ہوئے کہا اور اٹھ گئی۔ آدھی رات سے کچھ زیادہ ہی وقت ہو گیا تھا جب جسپال انہیں امرتسر کی جانب روانہ کر کے خود اوگی کی طرف چل پڑا۔ اس نے ہرپریت کو فون کر دیا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ وہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی، ہرپریت نے دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو یوں دیکھتے رہے جیسے صدیوں کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا ہو۔ ایسے ہی کھڑی رہو گی یا اندر آنے کو بھی کہو گی؟ جسپال نے ہنستے ہوئے کہا۔ جو دل میں بستے ہوں انہیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ میں تو جی بھر کے تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے تم یہ کہہ دو کہ میں نے ابھی واپس لوٹ جانا ہے اور میں تمہیں روک بھی نہیں سکتی۔ ہرپریت نے یوں کھوئے کھوئے انداز میں کہا کہ جسپال کے وہ اندر تک اتر گئی۔ وہ مسکرایا اور بولا، آؤ اوپر کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں۔ تم چلو، میں آتی ہوں، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو اس نے قدم بڑھا دیے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، جسپال ایزی ہو کر بیڈ پر آن لیٹا تھا کہ ہرپریت اس کے لیے چائے کے ساتھ لوازمات لے آئی۔ اس نے ٹرے بیڈ پر رکھا اور اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ سوری ہرپریت، میں جلندر میں ہوتے ہوئے بھی تم سے رابطہ نہیں کر سکا۔ یہ کہہ کر اس نے چائے کا مگ اٹھایا تو وہ حسرت آمیز لہجے میں بولی، جسی، کیا تمہیں یہ احساس ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا تم نے مجھے پریتو نہیں کہا؟ اس پر جسپال نے اسے چونک کر دیکھا، پھر بولا، کاش ہم اپنی محبتوں میں وہ مٹھاس رکھ پاتے، لیکن کیا کریں ہرپریت، اس دنیا میں جینے کا حق صرف طاقتوروں کو ہے۔ یا تو وہ اپنا غلام بنا لیتے ہیں یا پھر مار دیتے ہیں۔ تیسری کوئی راہ ہے نہیں جینے کی۔ کاش ہم بھی آزادی سے اپنے رشتوں کو نبھا سکیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے افسردہ ہو گیا۔ میرا مقصد تمہیں افسردہ کرنا نہیں جسی، میں تو کہنا چاہتی تھی کہ میرے لیے تمہارے پاس جتنا بھی وقت ہو وہ پوری طرح میرا ہو اور بس۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ ہاں یہ تو ہے، جسپال نے بھی افسردہ سی مسکراہٹ سے کہا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ان دونوں میں خاموشی اتر آئی تھی، جیسے ساری بات سمجھتے بھی ہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے خوشگواریت سے پوچھا، اچھا چھوڑ، یہ بتا، یہاں سب کیسا چل رہا ہے؟ جیسا تم نے کہا تھا ویسے ہی۔ پورے علاقے میں جتنے بھی گردوارے ہیں، میں نے سردار ویر سنگھ نے سیوا یاترا مکمل کر لی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر مسائل ہیں لیکن وہ مسئلے ایسے ہیں جن میں لوگوں کی ذاتی انا شامل ہے، باقی کچھ بھی نہیں، ہرپریت نے بتایا۔ اصل چیز تو لوگوں کی ہمدردی ہے۔ کیا ویر سنگھ وہ ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب رہا یا ناکام؟ جسپال نے پوچھا۔ بہت حد تک۔ وہ جو آئی بی والے مارے ہیں نا، ان کا بڑا اثر ہے، ہرپریت نے کہا۔ مطلب یہ بھی طاقت ہی کو مانتے ہیں، انسانیت یا دھرم کو نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، پھر چند لمحے سوچ کر بولا، ہمیں صبح ویر سنگھ جی کے پاس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہرپریت نے تابے داری سے کہا تو جسپال ہنس دیا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہیں بیٹھے باتیں کرتے انہیں پوری رات گزر گئی۔ اس کا احساس انہیں اس وقت ہوا جب گردوارے سے گیانی پورے گاؤں کو اٹھانے کے لیے حکم جاری کرنے لگا۔ انہیں ناشتے پر کافی دیر ہو گئی تھی۔ پھپھو کلجیت کور اور انوجیت سے باتیں کرتے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہاں انہوں نے گھر بار کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کی۔
कुलजीत कौर जब उठ गई तो उसने अनुजीत से कहा कि वो आज बलबीर सिंह पंच को यहाँ घर में बुलाए। दिन काफी चढ़ाया था जब हरप्रीत और जसपाल दोनों कार में बैठकर वीर सिंह की हवेली चल दिए। वीर सिंह उन्हीं के इंतजार में था। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उनके मुलाजिम आओ भगत में लग गए। काफी देर इधर उधर की बातों के बाद जसपाल ने पूछा, सरदार जी अब क्या सोचा है आपने इलेक्शन के बारे में? यहाँ से किसको अपना नुमाइंदा बनाना है? सीधी और सच्ची बात तो यह है कि मैं अब इस काबिल नहीं रहा। गुरुद्वारा सेवा में कुछ कितना सुकून मिला है कि कुछ दूसरा करने को जी नहीं चाहता। मेरे मुंह बोले बेटे जोगिंदर सिंह और सरिंदर सिंह तैयार हैं, लेकिन मैं ये फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। तुम जिसे चाहो इस काम के लिए चुन लो। उसने वाजिया अल्फाज में अपनी राय दे दी। मैं अकेला ये फैसला नहीं कर सकता सरदार जी। जत्थेदारों और ज्ञानियों के बगैर ये फैसला नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि ताकत के जोर पर उसे मनवाया जाए। हमने धर्म सेवा करनी है और उस हकूमत से अपना हक मांगना नहीं छीनना है। जिसमें ये जुर्रत है वो आगे आए। जसपाल ने जज्बाती लहजे में कहा, होना भी यही चाहिए। अब तक जो हमारे नुमाइंदे थे वो हमें ही बेचते रहे, हकूमत के मुखबिर बनकर अपनी कौम के लोगों को मरवाते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वीर सिंह ने दुखी लहजे में जवाब दिया। तो सरदार जी आज शाम को इलाके के किसी भी गुरुद्वारे में सारे ज्ञानियों को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, जसपाल ने कहा। ओ भैया, मैंने बात कर ली है और उन्होंने मुझे ये हक दे दिया है कि अगर मैं चाहूं तो ठीक, वरना जिसे मैं चाहूं। और मैंने सोच लिया है, उसने कहा। क्या सोचा? मैं तुझे इस मकसद के लिए चुनता हूँ, ये कहकर वीर सिंह ने उसके चेहरे पर देखा। जसपाल मुस्कुरा दिया और किसी जज्बे के बगैर बोला, नहीं वीर सिंह जी, मैं नहीं, इलाके का कोई भी जवान। ये चुनाव मैंने तुम पर छोड़ा। वीर सिंह ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। तो जसपाल ने कहा, तो ठीक है, मैं अनुजीत सिंह का नाम देता हूँ। मुझे ये पूरी तरह एहसास था कि तुम ऐसा ही करोगे। मैं इस नाम पर पहले ही लोगों का इत्तफाक ले चुका हूँ। इलेक्शन से पहले ही हम उसे ये जिम्मेदारी दे देंगे। वीर सिंह ने फैसला कुन लहजे में कहा। फिर इसी हवाले से बातें होती रहीं। वो दोपहर के बाद वहां से वापस लौट आए। वो घर नहीं गए बल्कि ऊगी में पहले बलबीर सिंह के घर पहुंचे, फिर उसे साथ लेकर गांव के लोगों से मिले और एक हसरत ज़दा निगाह अपनी बर्बाद हवेली पर डालकर वो शाम तक वापस घर आ गए। गहरी शाम उतर आई थी। जसपाल का दिल चाह रहा था कि वो उड़े और फिजाओं में फैल जाए। वो अपनी इस कैफियत को नहीं समझ पा रहा था। वो काफी देर तक इसी तरह अपने एहसास में खोया रहा। तभी उसका मन चाहा कि वो जमाल को फोन करे। उसने फोन निकाल कर नंबर मिलाए। चंद लम्हों के बाद राब्ता हो गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद जमाल ने कहा, अरविंद ने मुझे कुछ नाम दिए हैं। ये वो शिद्दत पसंद हैं जो हिंदुओं के अलावा भारत में भी किसी को देखना भी पसंद नहीं करते और मुल्क में हिंदू हुकूमत चाहते हैं। यही वो लोग जो उनकी ताकत है, खत्म करना है उन्हें। अभी जाना है? उसने पूछा। नहीं, अभी कुछ देर के बाद तुझे अरविंद सिंह पूरी तफसील बताएगा। फिर शायद तुझे किसी भी तरफ निकलना पड़े, जमाल ने कहा। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ, उसने कहा और कुछ देर बातें करने के बाद फोन बंद कर दिया गया। इस वक्त वो डिनर लेकर चाय पी रहे थे जब अरविंद सिंह का फोन आ गया। जसपाल ने उसकी कॉल सुनी तो वो उसे तफसील बताने लगा। अरविंद ने उसे मेल भी कर दी थी। जसपाल के बदन में सनसनी फैल गई। रात का गहरा अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। अकबर, जुनेद और मैं लाहौर से शमाल की जानिब निकल रहे थे। हमारे पास फोर व्हील जीप थी जिसमें हर तरह का असला रखा था। मैंने निकलने से पहले सारे बंदोबस्त कर लिए थे। हमारा रुख कोट बहादुरपुर की तरफ था। रावी पुल तक ट्रैफिक के रश की वजह से जीप आहिस्ता रखना पड़ी, फिर रफ्तार तेज कर दी। हमें चौधरी अल्ताफ गुज्जर के डेरे तक जाना था। वो साबिक रुकने असम्बली था और नए इलेक्शन में रुकने असम्बली बन जाने की सर तोड़ कोशिशें कर रहा था। उसके लिए जो भी जरिया मिला उसे इस्तेमाल करने की फिक्र में था। वो जागीरदार होने के साथ साथ फैक्ट्री ऑनर भी था। उसका भाई उसके कारोबार की देखभाल करता था। जिन दिनों वो रुकने असम्बली था उन दिनों दौलत कमाने के लिए उसे बहुत सारी ऑफर्स हुई थी, जिनमें एक ऑफर उसे भारत से भी थी। ये ऑफर लाहौर ही के एक कोहबा खाना चलाने वाली औरत मैडम जरीना के तवसुत से हुई थी और बाद में इल्ताफ गुजर को उसी ने उन लोगों से मिलवाया था। वो चंद लोग एक माफिया की हैसियत रखते थे। उनके जहां और दूसरे मकसद थे।
वहां हुकूमती रसाई रखने वाले लोगों का अपने साथ मिलाते थे, कारोबारी वसअत में मदद और गैर मुल्कों तक रसाई देते थे और उनसे अपना मकसद निकालते थे। बज़ाहिर वो भी कारोबारी लोग थे, लेकिन दरअसल वो राह के वो एजेंट थे जो इंतहाई खतरनाक थे और हर तरह के मकासद हासिल करने के लिए ज़मीन को तैयार कर रहे थे। जैसे ही अल्ताफ गुजर उनसे जुड़ा, उसका कारोबार वसअत इख्तियार कर गया, दौलत उस पर बरसने लगी और गैर मुल्की दौरे बढ़ गए। अगले इलेक्शन में वो हार गया। अब आने वाले इलेक्शन में वही लोग उसकी भरपूर हिमायत कर रहे थे। दौलत पानी की तरह बहाई जा रही थी। इस बार वो ऐसा घोड़ा तैयार कर रहे थे जिस पर वो पूरी तरह सवारी करके अपनी मंजिल हासिल करना चाहते थे। वो उस चेन में शामिल हो गया था जिसके आखिर में यहूदी थे। वो एक इंतहाई खतरनाक प्लान तैयार कर चुके थे। उन्होंने रुकने असम्बली बनवाने के एवज उसे मिनिस्टर बनवाना था। इसी वादे पर वो अपने काफी सारे बंदे पाकिस्तान में फैला रहे थे। वो लोग भारत से आते, कुछ अरसा यहाँ उसके पास रुकते, दस्तावेजात बनवाते और लाहौर और उसके गिरदो नवाह में फैल जाते। वो जो भी करना चाहते थे वो मेरे वतन के लिए किसी तौर पर भी ठीक नहीं हो सकता था। अल्ताफ गुजर दौलत कमाने के साथ ताकत हासिल कर रहा था। मेरे वतन के लिए जहर रखने वाला सांप किसी भी वक्त अफरियत बन सकता था। मैंने यही सोचा कि वक्त ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं, सीधे उसे उठाते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। मैं सोचा, फैसला किया और चल पड़ा। रावी पुल से हमारा रुख शेखुपुरा की तरफ हो गया। मेरे फ़ोन पर रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, हमारे दरमियान खामोशी थी। मैंने शाम से पहले ही एक बंदा उस गांव में भेज दिया था। हमारा और उसका वहां पहुंचने का दौरानिया 3 घंटे का था। वो भिखारी के रूप में कोट बहादुर के उस गांव में फिर चुका था जहां अल्ताफ गुजर की आबाई हवेली और गांव से जरा फासले पर उसका डेरा था। उसने फ़ोन पर मुझे पूरी तफसील बता दी थी कि वो इलाका कैसा है और वहाँ की ज़मीनी सूरत हाल क्या है। मेरा हमेशा से यही वतीरा रहा था कि मैं पहले निकलने का रास्ता तलाश करता हूँ। वो मैंने उससे पूछ लिया था। वो कोई तरने वाला नहीं था कि जाते ही उसे ख़त्म किया जा सकता था। वहाँ मौजूद बंदे ने ये इत्तला दे दी थी कि उसके डेरे पर कई तरह के लोग हैं जो शक्ल ही से बदमाश लगते हैं। मैं कोट बहादुर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मैंने उस बंदे से राब्ता किया और सूरत हाल के बारे में पूछा। अभी तक मैंने अल्ताफ गुज्जर को नहीं देखा और यह भी मालूम नहीं हो सका कि वो यहाँ है कि नहीं। मैंने अब तक डेरे पर 2 चक्कर लगा चुका हूँ। उसने बताया तो मैंने अरविंद को फ़ोन किया। उसके फ़ोन की लोकेशन तो यही बता रही है कि वो अपने गांव ही में है। वो वहीं होगा, उसने पूरे यकीन से कहा। जीप अकबर ड्राइव कर रहा था। मैंने उसे गांव का एक चक्कर लगाने को कहा। हम मेन रोड से उतरकर कोट बहादुर की तरफ चल पड़े। उस गांव की लोकेशन इस तरह थी कि उसके 2 तरफ रास्ता जाता था। एक वो जिस पर हम थे, दूसरा गांव से बाहर सीधा निकल जाता था और तीसरा गांव के दरमियान से होकर बाएं जानिब निकल जाता था, जो दूसरे गांव से होकर फिर मेन रोड पर जा चढ़ता था। हम गांव में चले गए। मैंने सोच लिया था कि मैंने कैसे बात करनी है। मैंने अकबर से कहा कि वो सीधा डेरे के बजाय उसकी हवेली चले। गांव में बिजली की रोशनी थी, लेकिन बहुत कम जगमगाहट की वजह से मिलगुजा अंधेरा फैला था। गांव के दरमियान चौक में एक बड़ा सारा मकान था जिसके दरमियान एक 2 मंजिला मकान था। उसके अतराफ में काफ़ी जगह होने के बाइस एक तरफ ट्रैक्टर, गाड़ियां और ज़रूरी मशीनें खड़ी थीं। दूसरी तरफ एक बड़ा सारा डेरा था, लेकिन अब वो खुला हुआ नहीं था। बिलाशुबा पुराने वक्तों में यही डेरा इस्तेमाल होता था। गांव में अजनबी गाड़ी को देखकर बहुत सारे लोग मुतवज्जा हो गए थे। जैसे ही उसकी हवेली के सामने जीप रुकी, मैंने अल्ताफ गुज्जर को फ़ोन किया। हेलो, कौन बात कर रहा है? उसने कहा। मैं फरहान अली बाजवा बात कर रहा हूं और आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने काफी हद तक रौब से कहा। कौन फरहान अली, अपना तारुफ करवाएं। उसने कहा। मैं आपकी हवेली के बाहर खड़ा हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। मिलकर पूरा तारुफ करवा देता हूं। मैंने उसी लहजे में कहा। बाहर खड़े हैं, मुझसे पूछे बगैर कि मैं गांव में हूं भी या नहीं। उसने मोहतात होते हुए कहा। मुझे मालूम है कि आप कहाँ हैं, इसीलिए सीधा इधर आ गया, डेरे पर नहीं गया। मैंने कहा, तो आप चलो डेरे पर, मैं वहीं आता हूँ। उसने कहा। मैंने कदरे गुस्से में कहा, लेकिन मैं आपसे यहीं बात करना चाहता हूँ। बात करनी है या मैं जाऊं? मैंने रोब से कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अगले चंद मिनटों में एक लंबा तड़ंगा शख्स अंदर से बरामद हुआ। उसके साथ 2-3 और आदमी थे। तब तक मैं जीप से बाहर आ चुका था। उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे हाथ मिलाया।
اسی دوران ایک بندہ واپس چلا گیا۔ وہ لمبا شخص مجھے لیتا ہوا اندر کی جانب چل پڑا۔ اس گھر والے ڈیرے کا راستہ اندر سے تھا۔ وہاں صحن میں کافی ساری کرسیاں پڑی تھیں جن پر دو لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید گنیں تھی، ایک طرف بڑی ساری چارپائی تھی۔ آئیں بیٹھیں، چودھری صاحب ابھی آتے ہیں۔ اسی لمبے شخص نے کہا۔ میں نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ یوں ہو گیا جیسے میں کافی مضطرب ہوں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا، ایک لمبے قد اور فربا جسم کا ادھیڑ عمر شخص اندرونی کمرے سے برآمد ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر نیوی بلو ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ بڑی آہستہ سے چلتا ہوا آیا۔ اس نے یوں میری طرف دیکھا جیسے میں کوئی حقیر کیڑا مکوڑا ہوں، اور پھر آدھا سا ہاتھ ملاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، ہاں جی فرحان علی جی، کون ہیں آپ؟ کروائیں تعارف۔ میرا تعارف یہ ہے کہ مجھے اشوک کانت نامی ایک بندے نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، جو تقریباً 6 ماہ یہاں اس گاؤں میں رہا، پھر لاہور میں آپ کی فیکٹری میں کام کرتا رہا اور پھر ہمیں مل گیا۔ میں نے اس سے بھی زیادہ طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر ایک دم سے مسکراتے ہوئے اپنے لوگوں کی طرف دیکھ کر بولا، ارے ہمارے اس گاؤں میں کوئی ہندو بھی رہتا رہا اور مجھے پتا بھی نہیں۔ خیر تم نے مجھے یہی بتانا تھا، اس نے آخری لفظ بڑی تضحیک سے کہے۔ کیا اتنا کافی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں تمہاری موت کے لیے اتنا بھی کافی ہو سکتا ہے، اب تم بتاؤ کون ہے؟ اس نے غصے میں کہا۔ اسی لمحے اس کے دونوں گارڈ الرٹ ہو گئے، انہوں نے اپنی گنیں سیدھی کر لیں۔ وہ لمبا شخص اپنا پسٹل نکال چکا تھا۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ باہر سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ میں نے گھوم کر پورا ماحول انہیں دکھا دیا۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مطلب آپ میرے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ میں نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، جس طرح کا مذاق تم نے کیا ہے تمہارے جوتے مارے جانے چاہیے۔ اس نے غصے میں کہا ہی تھا کہ ٹھک ٹھک کی ہلکی سی آواز ابھری، اور اس کے ارد گرد کھڑے تینوں گارڈز کی چیخیں بلند کرتے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔ ان کی پوری توجہ میری طرف تھی۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی باہر کی دیوار پر چڑھ کر اتنی تیزی سے اس کے بندے پھڑکا دے گا۔ الطاف گجر نے 6 فٹ سے زیادہ دیوار پر کھڑے جنید کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں سائلنسر والا آٹومیٹک پسٹل تھا، جو مسلسل اس کے بندوں کے بدن میں سیسا اتار رہا تھا۔ اس نے ایک دم اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑ لیا، پھر پوری قوت سے اس کی آنکھوں کے درمیان پنچ مارا۔ وہ چند لمحوں کے لیے اندھا ہو گیا۔ میں نے اسے گھسیٹا اور باہر کی جانب لے کر بڑھا۔ میں گلی میں آیا تو دو بندے حویلی میں سے نکلے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فائر کرتے، جنید نے ان پر فائر کر دیا۔ اکبر جیپ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ میں نے اسے اندر دھکیلا اور خود بیٹھ گیا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر زور سے ہاتھ مارا، وہ بدحواس ہو گیا۔ تب تک جنید آ گیا۔ اس نے آتے ہی پسٹل کا دستہ اس کے سر پر مارا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اکبر نے تب تک جیپ بڑھا دی تھی۔ وہ بندہ گاؤں سے نکل کر باہر والے راستے پر تھا اور وہ مسلسل رابطے میں تھا، وہاں ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اکبر نے جیپ ادھر بڑھا دی، راستے میں اسے اٹھایا اور ہم تیزی سے مین روڈ کی جانب بڑھ گئے۔ اصل خطرہ اب ہوگا سر جی، اس بندے نے بتایا۔ کیسا خطرہ؟ جنید نے پوچھا۔ یہ سارا علاقہ اس کے بندوں سے بھرا پڑا ہے۔ سیل فون سے چند منٹوں میں یہ خبر پورے علاقے میں پھیل جائے گی۔ ہمارا نکلنا… وہ کہہ رہا تھا کہ سامنے دائیں طرف سے دو کاریں بھاگتی ہوئی مین روڈ کی طرف آ رہی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر مزید گاڑیاں بھی تھیں۔ ہمارے روڈ تک پہنچنے سے پہلے وہ روڈ تک پہنچ جاتی تو وہ ہمارا راستہ روک سکتی تھیں۔ جنید، گجر کو سنبھالو، میں کار والوں کو دیکھتا ہوں۔ اکبر، جیپ نہیں روکنی، ان میں مار دو بے شک، میں نے کہا اور کھلے ہوئے سن روف میں لانچر لے کر بیٹھ گیا۔ میں یوں ہی ان پر فائر نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ وہ واقعی ہمارا راستہ روکنے کے لیے آئے ہیں یا اس معاملے سے متعلق ہیں ہی نہیں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، وہ کاریں کچھ فاصلے پر سڑک کے بالکل درمیان رک گئیں۔ انہوں نے راستہ روک لیا تھا۔ اگر ہم سائڈ سے بھی ہٹ کر جاتے تو رفتار بہرحال کم کرنا پڑتی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ہمارا راستہ روکنا چاہتے تھے۔ میں نے نشانہ لیا اور لانچ داغ دیا۔ اگلے ہی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور وہ کاریں کئی فٹ اچھلیں۔ اس کے فوراً بعد دو دھماکے ہوئے اور وہ کاریں پھٹ گئیں۔ اس وقت تک ہم ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اکبر کو رفتار بالکل آہستہ کرنا پڑی۔ اس نے سائیڈ سے جیپ نکالی اور پھر اسی طرح آگے تیز رفتاری سے بڑھنے لگا۔ اس وقت ہم مین روڈ پر چڑھ آئے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ مین روڈ پر ہمارے لیے ناکے لگ جائیں گے، اسی لیے میں نے الطاف گجر کا بندوبست وہیں کیا ہوا تھا
शेखुपुरा से पहले ही दाएं जानिब सड़क के किनारे एक कारखाना था। उसका मालिक अगरचे लाहौर में रहता था, लेकिन हमारे लिए वहां आया हुआ था। उसने अपनी रिहाइश के लिए वहीं एक शानदार सेटअप बनाया हुआ था। जाहिर है ये उन लोगों की अय्याशियों और खुफिया मामलात के लिए होते हैं। वहां मुलाजमीन भी उनके एतमाद के लोग रखे हुए थे। मेरा फोन पर राब्ता हो चुका था। वो मेरे इंतजार में था। हम उस तरफ जा पहुंचे जहां उसने अलग कोठी बनाई हुई थी। वहां हर तरफ वीरानी थी। हमने अल्ताफ गुज्जर को निकाला और अंदर ले गए। वो अभी तक बेहोश था। तय खाने में आमने सामने चार कमरे थे। उनके दरमियान एक राहदारी थी। अंदर कमरों में कालीन बिछे थे और दीवारों के साथ गाव तकिए लगे हुए थे। एक कमरे में उसे लेकर फेंका। अकबर और जुनेद वहीं ठहर गए। मैं वहां से बाहर जाते हुए बोला, जैसे ही इसे होश आ जाए तो मुझे बताना। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं ऊपर आ गया। जीप पोर्च से हटा दी गई थी। मैं ड्राइंग रूम में आकर बैठा और फहीम से राब्ता किया। वहां 6 बंदे सड़क पर मारे गए हैं और 3 गांव में। पुलिस को मुसीबत पड़ गई है। फहीम ने पूरी तफसील बताने के बाद कहा। बात आईजी तक पहुंची है कि नहीं, मैंने पूछा। पहुंच गई है। ओके, मैं दोबारा राब्ता करता हूं, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। मेरा मेजबान मेरे सामने नहीं आ रहा था। इसकी वजह मुझे समझ आ गई थी। वो मेरा सामना करना ही नहीं चाहता था। मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे कुछ दूसरे लोगों से भी राब्ता करना था। मैंने उनसे बात की। मैं अभी इसी में मसरूफ था कि अकबर ने मुझे कॉल की कि उसे होश आ गया है। मैं वहां से उठा और तय खाने में चला गया। अल्ताफ गुजर आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। मैं उसके सामने गांव तकिए के सहारे बैठा उसकी जानिब मुसलसल देख रहा था। तभी वो सहमी हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम? अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, तुम तो कुत्ते से भी कम निकले हो। यहाँ तुम्हारी हवा ही निकल गई है। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। उसने उसी तरह डरे हुए अंदाज में कहा, यही बात तुम अपने घर में भी कर सकते थे। 3 बंदे घर में मरवा कर 12 बंदे सड़क पर भी मारे गए। क्या फायदा हुआ? अब तुम हमारी कैद में हो। 15 बंदे मारे गए? वो यूं बोला जैसे अभी बेहोश हो जाएगा। सड़क पर तो वही मरे होंगे ना, जो तेरे डेरे पर कुत्तों की तरह पड़े रहते हैं और तेरे गंदे अजाइम में तेरी मदद करते थे। मालिक की वफादारी में आए और मारे गए। सच बताना, उनमें कितने भारतीय थे और कितने यहाँ के मुकामी? मैंने पूछा तो वो मेरी जानिब यूं देखने लगा जैसे उसमें खून ही ना रहा हो। कौन हो तुम? वक्त जाया ना करो। अगर जिंदगी चाहते हो तो जो मैं पूछूं बताते जाना, वरना तुम मौत मांगोगे वो नहीं मिलेगी। तुम खुफिया वाले हो या? उसने कहना चाहा तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। मैं चाहे तुम्हारा बाप हूं, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। हाँ, उनमें चंद लोग हैं जो भारतीय हैं। कितने लोग पाकिस्तान में फैला चुके हो? मैंने पूछा तो वो सोचते हुए बोला, यही कोई 30-40 तो होंगे अब तक। तुझ जैसे बेगैरत को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि ये अपनी ही कौम के खिलाफ कितना बड़ा जुर्म है। वो यहाँ हमारे अच्छे के लिए तो नहीं आए। खैर, पूरी तफसील चाहिए मुझे उन बंदों की। कौन कौन इसमें मुलविस है? ताउन करोगे तो तेरी बीवी बच्चे बच जाएंगे। मैं तुझे भी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर जरा सी भी बेगैरती की तो इस जमीन से तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। ये कहकर मैं उठा और बाहर निकल गया। जुनैद और अकबर समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है। मैं ऊपर आया तो मेरा मेजबान मुस्तरिब सा ड्राइंग रूम में टहल रहा था। मुझे देखते ही सीधा हो गया। ये इस वक्त तक यहाँ रहेगा जब तक इससे पूरी मालूमात नहीं मिल जाती। ज्यादा से ज्यादा आज रात या कल दिन। आओ मुझे छोड़ दो, मैंने कहा तो वो हिचकिचाते हुए बोला, अगर आप कहें तो मैं इधर ही रहता हूँ, किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है। मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ या आप खुद मेरी कार ले जाएं। चाबी कहाँ है? मैंने हाथ बढ़ाया तो उसने फौरन जेब से चाबी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं चाबी लेकर बाहर आया। पोर्च में उसकी सिविक खड़ी थी। मैं उसमें बैठा और लाहौर की तरफ निकल गया। रात काफी हो चुकी थी। मैं अल्ताफ गुजर को छोड़कर वापस आ रहा था। इस वक्त मैं रावी पुल से काफी पीछे था कि कर्नल सरफराज का फोन आ गया। हाल अहवाल के बाद उन्होंने खुशी का इजहार किया कि मैं एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ गया हूं। काफी अरसे से गैंग मिल नहीं रहा था। पता नहीं कितने बंदे इसने मुल्क में फैला दिए हैं। मैंने कहा, वक्त लगेगा लेकिन वो मिल जाएंगे। खैर, तुम रावी पुल पर पहुंचोगे तो उससे पहले ही एक सुर्ख होंडा मिलेगी। उसमें एक लड़का है, तारिक नजीर, वो तुझे मिलेगा। बाकी सारी बात वो बता देगा। गैर मामूली एतमाद का लड़का है। ठीक है, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मुमकिन हुआ तो तुझे मिलने भी आऊंगा। अपना ख्याल रखना।
یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ ان کا فون بند ہوتے ہی فون پر کال آ گئی۔ میں طارق نذیر بات کر رہا ہوں اور آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ راوی پل سے پہلے ہی سڑک کے کنارے پر سرخ ہونڈا کھڑی تھی۔ ایک لڑکا اس کا ٹائر بدل رہا تھا، جبکہ سوٹ میں ملبوس ایک وجیح اور لمبے قد کا لڑکا پاس کھڑا تھا۔ عام لوگ یہی دیکھ سکتے تھے کہ کار کا ٹائر بدلا جا رہا ہے۔ وہ نظر انداز کر کے آگے گزر رہے تھے۔ میں اس کے پاس جا کر رک گیا۔ لمبے قد والے نے مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بنا کچھ کہے میرے ساتھ پیسنجر سیٹ پر آن بیٹھا۔ وہ طارق نذیر تھا۔ پل پار کرنے تک وہ اپنے بارے میں بتا چکا تھا۔ یہ کافی بڑا اور مضبوط گینگ ہے سر جی۔ میں پچھلے ماہ سے اس پر کام کر رہا تھا، لیکن کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس کے بل بوتے پر میں کوئی کاروائی کر سکتا یا آگے بڑھ سکتا۔ اس نے اعتراف کیا۔ ان کی طرف توجہ کیسے گئی؟ میں نے پوچھا۔ یہ اطلاع تو تھی کہ سرحد پار سے لوگ آئے ہیں، ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، لیکن وہ کہاں کھپ جاتے ہیں اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ 1 ماہ پہلے سیکٹری سطح کے بندے نے ایک نجی محفل میں الطاف گجر سے کافی بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ اس معاملے کو لے کر ان میں کچھ تو تکار بھی ہو گئی۔ محفل میں تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اگلی صبح وہ سیکٹری اپنے ہی گھر میں مردہ پایا گیا۔ اس قتل کی تفتیش میں نہ صرف ناکامی ہوئی، بلکہ الطاف گجر کے بارے میں کوئی بھی ثبوت ہاتھ نہیں آیا۔ سیکٹری کے ایک دوست نے مجھے صرف اتنا بتا دیا تھا کہ رقم کا مطالبہ کسی لمبے ہی 2 نمبر دھندے کی وجہ سے تھا۔ تب سے میں کوشش کر رہا تھا مگر ہاتھ نہ ڈال سکا۔ یہ پتا چلا تھا کہ بھارت سے آنے والے بندے آگے بھیج رہا تھا۔ میں نے پوچھا۔ یہی تو ان دنوں مجھے پتا چلا تھا۔ قتل والا معاملہ تو پیچھے رہ گیا، میں اس بات کی چھان بین میں لگ گیا۔ اس نے کہا، اب سب کچھ پتا چل جائے گا۔ یہ کہہ کر میں اسے سمجھانے لگا کہ اب کرنا کیا ہے۔ وہ سنتا رہا، یہاں تک کہ ہم ایک اوپن ایئر ریستوران کے پاس پہنچ گئے۔ کھانا کھانے تک میں نے اسے سمجھا دیا تھا۔ پارکنگ میں اس کی کار آ چکی تھی۔ وہ اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ہمارے درمیان اب فون پر ہی رابطہ ہونا تھا۔ کھیل اب شروع ہوا تھا۔